भारत के प्राचीन काल का नक्शा देखा जाए तो वो एक दहाड़ते हुए सिंह की तरह नजर आता है, जिसे हम अखंड भारत का नक्शा भी कहते हैं। अखंड इसलिए क्योंकि समय के साथ भारत का कई भागों में विभाजन हुआ और ये कई भागों में बंट गया। पहले के समय में भारत 16 जनपदों में बटा हुआ था। आज तो ये सभी जानते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान तो भारत से ही अलग हुए हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इनको मिलाकर करीब 20 से भी ज्यादा देश भारत से अलग हो चुके हैं। 2500 साल पहले भारत अखंड हुआ करता था, लेकिन अरब, तुर्क, शक्य, फूल, कुशल, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने मिलकर भारत के कई टुकड़े कर दिए। आज आपको बताते हैं कि अखंड भारत की अवधारणा क्या है और कभी इतने सारे देशों को खुद में समाहित करने वाला अखंड भारत कैसे इतने टुकड़ों में बंट गया। अखंड भारत का अर्थ है अविभाजित भारत, जिसका भौगोलिक विस्तार प्राचीन काल में बहुत विस्तृत था और इसमें वर्तमान अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड शामिल थे। अखंड भारत का विचार सनातन भारतीय सभ्यता जितना ही पुराना है, क्योंकि इसे प्राचीन भारतीय शास्त्रों में विधिवत स्थान मिला। 3री शताब्दी ईसा पूर्व वर्तमान के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आधुनिक भारत, नेपाल, बर्मा, तिब्बत, भूटान और बांग्लादेश के आधुनिक राष्ट्रों को भारतीय उपमहाद्वीप कवर करता था। बाद में कई स्वतंत्र राज्यों में विभाजित किया गया था। ऋषियों के आश्रम में पले और युग पुरुषों की उंगली थाम कर चलने वाले अखंड भारत की कहानी अपने आप में बहुत ही दिलचस्प रही है। इतिहास का पहला पन्ना तब लिखा गया था जब मनुष्यों ने दिन को समय और तारीखों में बांटना नहीं सीखा था। आज मानचित्र में जैसी छवि है, भारत हमेशा से ऐसा नहीं था। अनेकों टुकड़ों में कटा हुआ था, जनपदों, महाजनपदों में बटा हुआ था। फिर एक दिन तक्षशिला में जन्मे एक प्रतापी ने अपनी शिखा खोल दी और यहीं से भारत के अखंड राष्ट्र बनने का मार्ग भी प्रशस्त हो गया। खंड खंड बिखरे हुए भाग एक ध्वजा में सिमट आए। आज के प्रसंग में कहूं तो चाणक्य और चंद्रगुप्त ने बिहार से बलूचिस्तान और कश्मीर से कंधार तक भारत की सीमाओं को फैला दिया। सम्राट अशोक ने तो इन सीमाओं को तक्षशिला से ईरान तक खींच दी। भौगोलिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों में ये विस्तार पूरे विश्व को अचंभित कर रहा था। एक तरफ तो तलवारों की आवाजें आ रही थीं, दूसरी तरफ महावीर और बुद्ध की वाणी सभी को लुभा रही थी। आइए अब आपको बताते हैं कि अखंड भारत कैसे खंड खंड हो गया। वर्ष 1800 से पहले दुनिया के देशों की सूची में वर्तमान भारत के चारों ओर जो आज देश माने जाते हैं, उस समय ये देश थे ही नहीं। यहां राजाओं का शासन था। मान्यताएं व परंपराएं बाकी भारत जैसी ही हैं। खान पान, भाषा, बोली, वेशभूषा, संगीत, नृत्य, पूजा पाठ, पंथ के तरीके करीब करीब समान थे। विदेशी संपर्क के बाद यहाँ की संस्कृति बदलने लगी। पिछले 2500 वर्ष में भारत पर जो भी आक्रमण हुए, यूनानी, यवन, हूण, शक, कुषाण, पुर्तगाली, फ्रेंच, डच व अंग्रेज आदि, इन सभी का इतिहास में जिक्र है। परंतु किसी ने भी अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव या बांग्लादेश पर आक्रमण का उल्लेख नहीं किया है। रूसी व ब्रिटिश शासकों भारत के बीच गंडामक संधि के बाद अफगानिस्तान नाम से एक बफर स्टेट अर्थात राजनीतिक देश बनाया गया। इस तरह यह भारत से अलग हो गया। यह भी बता दें कि अफगानिस्तान शैव व प्रकृति पूजक मत से बौद्ध मतावलंबी और फिर इस्लाम के संपर्क में आया। बादशाह शाहजहां, शेरशाह सूर्री व महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में उनके राज्य में कंधार का स्पष्ट वर्णन है। 1560 ईस्वी में नेपाल में हिंदू राजाओं का शासन हुआ करता था। यह अखंड भारत का ही भूभाग था। यहां पर आर्य समाज की संस्कृति देखने को मिलती है। 4वीं शताब्दी के दौरान गुप्त राजवंश ने यहां पर राज किया। प्रभु श्री राम की पत्नी सीता का जन्म भी मिथिला, नेपाल में है। 1904 में वर्तमान के बिहार स्थित सुगौली नामक स्थान पर उस समय के पहाड़ी राजाओं के नरेश से संधि कर नेपाल को एक आजाद देश का दर्जा प्रदान कर अपना रेजिडेंट बैठा दिया। 2008 तक नेपाल विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। अगला देश है भूटान। यहां वैदिक और बौद्ध धर्म की संस्कृति नजर आती है। भौगोलिक नजर से आप देखेंगे तो पता चलेगा कि यह भारत के अंतर्गत ही आता था। अंग्रेजों के शासनकाल तक यह भारत का हिस्सा रहा। 1906 में भूटान और सिक्किम को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में लिया था। आज भी भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत ने ही ले रखी है। अब बात बलूचिस्तान की। यह भारत के 16 जनपदों में से एक गांधार का हिस्सा हुआ करता था। 321 ईसा पूर्व में यह जगह चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के अधीन आती थी। सन 711 में मोहम्मद बिन कासिम ने बलूचिस्तान पर आक्रमण किया। फिर गजनी ने इसे अपने कब्जे में लिया। अंग्रेजों ने बलूचिस्तान को 4 रियासतों में बांट दिया: कलात, मकरान, लसबेला और खारन। पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद सन 1948 में जिन्ना ने इसे धोखे से पाकिस्तान में शामिल कर लिया।
लेकिन आज तक यहाँ विरोध और आजादी की जंग जारी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक समय ईरान को आर्यन के नाम से जाना जाता था और यहाँ पर आर्य बसे हुए थे, लेकिन 7वीं शताब्दी के बाद अरबों ने हर जगह इस्लाम का प्रचार प्रसार शुरू किया और ईरान के आर्यों को जबरन इस्लाम कबूल करवाने पर मजबूर किया। आज ईरान पूरी तरह एक इस्लामिक राष्ट्र बन गया है। कुछ ऐसे हाल हुआ तिब्बत का। प्राचीन समय में तिब्बत को त्रिविष्ट कहा जाता था। एक समय तक यहाँ पर हिंदू संस्कृति और धर्म की झलक नजर आती थी। तिब्बत में पहले हिंदू फिर बाद में बौद्ध धर्म प्रचारित हुआ और यह बौद्धों का प्रमुख केंद्र बन गया। फिर 19वीं शताब्दी तक तिब्बत ने अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखी। फिर इसके 2 हिस्से कर दिए गए और एक हिस्सा चीन को गया, दूसरा लामा के पास, लेकिन पूरे तिब्बत पर चीन ने कब्जा किया हुआ है। मलय प्रायद्वीप के तौर पर जाने वाला मलेशिया और इसके आसपास के कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर सभी अखंड भारत का हिस्सा हुआ करते थे। यहाँ हिंदू आबादी बहुसंख्यक थी, लेकिन विदेशी आक्रांताओं से मलेशिया भी अछूता नहीं रहा। फिर बौद्ध और इस्लाम धर्म का यहाँ इजाफा हुआ। अंग्रेजों ने नौसैनिक बेड़ा बनाने और समर्थक राज्य स्थापित करने के मकसद से श्रीलंका को भी राजनीतिक देश की मान्यता दे दी। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से यह भी अखंड भारत का हिस्सा था। भारत में ब्रिटिश राज के अंत के साथ ही 1947 में भारत पाक का बंटवारा हुआ। इसकी भी पटकथा अंग्रेजों ने पहले ही लिख दी थी, जबकि 16 दिसंबर 1971 को भारत के सहयोग से बांग्लादेश के रूप में पाकिस्तान का एक हिस्सा स्वतंत्र देश बना। कंबोडिया और वियतनाम भी कुछ इसी तरह अखंड भारत से अलग कर दिए गए। तो यह थी संक्षिप्त में भारतवर्ष के खंड खंड होने की कहानी। दुख तो इस बात का है कि भारत विभाजन के समय जो विभाजन हुआ उसे आजादी मानकर जश्न मनाया जाने लगा। विभाजन भी स्पष्ट रूप से नहीं किया गया। मुट्ठी भर लोगों ने मिलकर विभाजन कर दिया। हालांकि इस अधूरी आजादी के बाद भी आज भी जारी है विभाजन का दर्द और विभाजन। वर्तमान में माओवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, अलगाववाद, अवैध घुसपैठ, धर्मांतरण, वामपंथी राजनीति, जातिवाद और सांप्रदायिकता की राजनीति, भ्रष्टाचार, देशद्रोह ने आजादी और सीमाओं को खतरे में डाल दिया है। 1924 में जब 11 साल की काला पानी की सजा के बाद विनायक दामोदर सावरकर अंडमान निकोबार की जेल से बाहर आए और अपनी किताब माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ में अखंड भारत का उल्लेख किया। वीर सावरकर की ही अखंड भारत की परिकल्पना को आरएसएस ने अपना अखंड भारत माना। आरएसएस में अखंड भारत के विचारक वीर सावरकर ही माने जाते हैं। 1937 में हिंदू महासभा की 19वीं वर्षगांठ में वीर सावरकर ने कहा था कि हिंदुस्तान को हमेशा अखंड रहना चाहिए। इस अखंड भारत में कश्मीर से लेकर रामेश्वरम तक, सिंध से लेकर असम तक का क्षेत्र शामिल है। आपको क्या लगता है, क्या भारत फिर से अखंड भारत बन पाएगा? और कौन कौन चाहता है कि भारत फिर से अखंड होकर एक बार फिर से दहाड़ते हुए शेर की तरह खड़ा हो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक व शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।